दूसरे जन्म की इस कहानी को दूसरी कहानियों पर फौकियत हासिल है, क्योंकि इस कहानी में इसरार व तजस्सुस भी है और साइंस व कुरान पर बहस भी। ये उन लोगों के लिए ही मैंने ये लिखी है जो ये कहते हैं कि साइंस का दौर है। इस दौर में मज़हब का असर कम से कम होता चला जाएगा। ऐसा कहने वाले किसी हद तक गलत हैं। मैंने इसी नुक्ते को मरकज़ बनाया है। साइंस व इस्लाम पर ऐसी कोई कहानी शायद ही आपने पढ़ी या सुनी हो। इस कहानी में थ्रिल भी है और सस्पेंस भी, पुरअसरारियत भी है और साइंस भी। यानी एक कहानी में कई किस्म की कहानियां हैं। ये तजर्बा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वस्सलाम। परवेज़ बिलग्रामी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है दूसरा जन्म एपिसोड नंबर 4। अच्छा, तो मैं अब समझा कि तुम उस बच्चे का DNA टेस्ट लेना चाहते हो, उसके सेल्स का तज्जिया करोगे। गुलाम रसूल हंस कर बोला, हाँ, मैं उस बच्चे के DNA को डिकोड करना चाहता हूँ। यानी तुम कन्फर्म करना चाहते हो कि उसके दादा, परदादा या नाना परनाना में से कोई पागलपन का शिकार तो नहीं था। यानी तुम उस बच्चे को पागल समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि पागलपन की बहुत सारी किस्में हैं। गर्म मजाजी, संक, नीम पागलपन, ये सब भी पागलपन की किस्में हैं। हो सकता है कि ये बच्चा भी मोरासी पागलपन का शिकार हो। प्रोफेसर उस्मान बोले, साहब, ये डैना साहब कब आएंगे? बावर्ची अख्तर अली ने चाय की ट्रे मेज़ पर रख कर कहा। उस्मान, जो बाहर जाने वाले थे, चाय देख कर रुक गए। ये डीने साहब कौन हैं? गुलाम रसूल ने पूछा। अभी आप बोलो, बच्चे का डीने आएगा, नौकर ने चाय का कप थमाकर कहा तो गुलाम रसूल हंस पड़ा। अख्तर साहब, हम डीने नहीं, DNA की बात कर रहे थे। ये DNA कौन है? अल्लाह ताला बच्चे को पैदा करने से पहले उसके बारे में मालूमात फराहम कर देता है। वो मालूमात का ख़जाना DNA है। अच्छा, तो बच्चा लोग के अंदर ख़जाना होता है? नौकर ने हैरत से कहा। तुम नहीं समझोगे, जाओ रात के खाने का इंतज़ाम करो। ये कहकर प्रोफेसर उस्मान ने चाय की प्याली को टेबल पर रखा और घर से बाहर निकल गए। गुलाम रसूल ने सितारा शनासी की एक किताब खोल ली और उसके मुताले में डूब गया। DNA के ख्याल ने उसे मुतमिन कर दिया था, इसीलिए वो अब अपने पुराने शौक़ की तरफ लौट आया। अभी उसने पहला सफ़ा ख़त्म किया था कि कैथी अंदर दाखिल हुई। मिस्टर हुसैन, मैंने सुना है कि सर DNA पर कोई नई थ्योरी पेश करने वाले हैं। अभी उसने इतना ही कहा था कि बाहर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये कैसी आवाज़ थी? कैथी ने चौंक कर कहा। वैसी ही जैसी राइफल की होती है। ये कहकर गुलाम रसूल खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर गुप अंधेरा था, अभी चांद तलू नहीं हुआ था, इसलिए अंधेरा कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। गेट पर खड़ा पठान चौकीदार बंदूक थामे ऐसे खड़ा था कि पत्ता खड़कते ही गोली चला देगा। क्या हुआ? गुलाम रसूल ने पूछा। साहब, बाहर गोली का आवाज़ आया, हम देखती किधर गोली चलती। तुम अपनी जगह मुस्तैद रहो, मैं पता करता हूँ। ये कहकर वह बाहर आ गया। उसके कदम गेट की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसने देखा कि गेट से बाहर ढलान की तरफ सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद रंग की पजेरो खड़ी है और उसके बाहर 3-4 मकामी अफराद हाथों में रवायती हथियार पकड़े खड़े थे। गुलाम रसूल तेज़ कदमों से उनकी तरफ बढ़ता चला गया। नज़दीक पहुंचकर उसने पूछा, क्या हुआ? होना क्या है, ये लोग किसी गलत नीयत से इधर आ रहे थे। हमने इन्हें रोका तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, एक पुरजोश नौजवान ने बताया। कौन लोग थे? कुछ अंदाज़ा है? गुलाम रसूल ने पूछा। जी नहीं, सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग दूर थे। किधर भागे हैं? वो उस तराई की तरफ फिसलते हुए उतरे थे। हम उनके पीछे दौड़े ज़रूर थे, मगर पकड़ ना सके, क्योंकि नीचे सड़क पर एक और कार खड़ी थी। वो लोग उसमें सवार हो गए थे। वो कार किधर गई?
وہ لوگ گلگت والی سڑک پر بھاگے ہیں۔ غلام رسول مڑ کر پجیرو کے پاس آیا، پھر اس نے دروازہ کھولا۔ ڈیش بورڈ میں چابی لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ افراتفری میں کچھ بھی لے جا نہیں سکے تھے۔ غلام رسول نے ڈیش بورڈ کے خانوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ ایک خانے سے پاکستانی کرنسی اور برٹش پاؤنڈ برآمد ہوئے۔ اسی خانے سے ایک امریکن پاسپورٹ بھی نکلا جس پر پاک امیگریشن کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ پاسپورٹ وان بریٹو نامی شخص کا تھا جو 3 دن پہلے پاکستان آیا۔ تصویر سے وہ خاصا تندرست لگ رہا تھا، چہرے پر کرختگی تھی۔ غلام رسول نے پاسپورٹ، پاکستان کا نقشہ اور کرنسی کو اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی کو حویلی میں لے آیا۔ پجیرو کو پورچ میں کھڑی کر کے وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ سامنے صوفے پر پروفیسر عثمان بیٹھے تھے۔ تم کب آئے؟ غلام رسول نے پوچھا۔ میں گیا ہی کب تھا، جیسے ہی میں باہر نکلا پجیرو میں بیٹھے شخص نے مجھ پر گولی چلا دی۔ قسمت اچھی تھی کہ کچھ لوگ دوڑ پڑے اور وہ حملہ آور فرار ہو گئے۔ حملہ آور کون ہو سکتے ہیں؟ مقامی نہیں تھے، دور سے مجھے انگریز لگے ہیں۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگ تمہیں منظر نامے سے غائب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہونا ہی ہے، زمانے نے اپنی چال بدل لی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کچلنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی میدان میں ذرا سا آگے بڑھے تو اقوام عالم میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ بعض مسلم سربراہان کے طرح تلوے چاٹنے والا ہوا تو معافی ورنہ پھانسی، پروفیسر عثمان نے کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جیسے ہی اغیار کو احساس ہوا کہ اب آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں گے تو وہ جان لینے پہنچ گئے، غلام رسول نے کہا۔ اس لیے ہمیں اب مزید ہوشیار رہنا ہوگا۔ سیکورٹی کے لیے کچھ مقامی آدمیوں کو ملازم رکھ لو، مگر سب کے سب اسی گاؤں کے ہوں، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ لوگ میری کچھ زیادہ ہی عزت کرتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو جان دینے پر بھی تیار ہو جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں تک پہنچے کیسے؟ جب کیتھی عورت ہو کر مجھے ڈھونڈ سکتی ہے تو کیا وہ لوگ نہیں ڈھونڈ سکتے؟ تم بھی کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو۔ میں صبح ہی گاؤں کے کچھ آدمیوں کو ملازمت پر رکھ لوں گا۔ ایسے لوگوں کو ترجیح دینا جن کے پاس بندوق ہو، کیونکہ ہم ہتھیار تو لائے نہیں۔ سنا ہے یہاں غیر قانونی ہتھیار آسانی سے مل جاتے ہیں، کچھ ہتھیار بھی خرید لوں گا۔ جیسا مناسب سمجھو، یہ کہہ کر پروفیسر عثمان اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پروفیسر کے قدم اس طرح اٹھ رہے تھے جیسے وہ خود نہیں چل رہے بلکہ انہیں کوئی اور کھینچ رہا ہے، اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں یا پھر وہ نیند میں چل رہے ہوں۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ اپنے بیڈ پر تھے، بے خبر سو رہے تھے۔ پھر پتہ نہیں کیسے وہ بیڈ سے نیچے اتر آئے اور پھر کمرے سے باہر نکلے۔ آنکھیں ہنوز بند تھیں مگر قدم اٹھ رہے تھے۔ وہ اس طرح آگے بڑھتے جا رہے تھے جیسے ٹہلنے کے لیے نکلے ہوں۔ وہ چلتے چلتے اس پیڑ تک پہنچ گئے جس کے نیچے بیٹھ کر وہ قسط ور خواب دیکھا کرتے تھے۔ پیڑ کا گھنا سایہ چاندنی میں اور زیادہ پھیل گیا تھا۔ اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کر وہ تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہیں وہاں بیٹھے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان کا سر گھٹنوں پر جھک گیا، جیسے انہیں گہری نیند نے دبوچ لیا ہو۔ وہ بیٹھے بیٹھے خراٹے لینے لگے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ وہی پہاڑ ہے، وہی لوگ ہیں، اور پہاڑ کی ترائی میں دور دور تک بکھری ہوئی لاشیں ہیں۔ یہ لاشیں تبتیوں کی ہیں، شکست خوردہ تبتیوں کی۔ تاشی کے سپاہی نیچے جا کر لوٹ مار کر رہے تھے، لاشوں کے جسموں سے زرع بختر اتار رہے تھے، تلواریں اور تیر کمان چھین رہے تھے۔ میدان جنگ میں یہی کچھ قیمتی ہوتا ہے۔ اسد الکبیر پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا کہ جھٹکے سے پلٹا اور مڑ کر بولا، تم پھر آ گئیں؟ کیا کروں، دل نہیں مانتا، یہ کہہ کر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، کیونکہ میری زندگی کے خاتمے کا کیوں سامان کر رہی ہو؟ اسد الکبیر بولا۔ دل کی بستی عجیب بستی ہے، یہ تو بستے بستے ہی بستی ہے۔
ابھی ابھی تو بسی ہے اور تم اسے اجاڑنے کا کہنے لگے۔ لڑکی نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہیں اگر نہ پا سکی تو جانتے ہو کیا کرو گی؟ وہ جو سامنے ادھر اس پہاڑ کے پیچھے ایک کھائی ہے نا، اس میں کود کر جان دے دوں گی اور تمہارا باپ میری جان لے لے گا۔ تو کیا ہوا، میں اس جنم میں تو تم سے نہ مل سکی، اگلے جنم میں مل لوں گی۔ یہ اگلا جنم ونم کچھ نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے دنیا کے تمام راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں، بس ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں تمام بحر و بر کے راز ہیں۔ اگر اگلا جنم پچھلا جنم ہوتا تو قرآن پاک ہمیں ضرور بتاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ ہم ایک دن تمہیں اٹھائیں گے، وہ کہتا کہ پھر ہم تمہیں نئی جنم نئی شکل میں دیں گے۔ اسد الکبیر نے جھڑک کر کہا، اچھا میں تمہیں ایک ایسے بچے سے ملواؤں گی جس نے اپنے دادا کا جنم لیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا دماغ مت چاٹو، جاؤ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اچھا بابا میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ لوٹ گئی۔ اسد الکبیر اپنی جگہ بیٹھا رہا، وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کہانی کا انجام کیا ہوگا۔ لڑکی اس پر ڈورے ڈال رہی ہے، جبکہ یہاں کی رسم ہے کہ لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کرتے۔ پھر اس لڑکی کی نسبت طے ہے، اس کا منگیتر یہیں اس گاؤں میں موجود ہے۔ وہ سنے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی، جبکہ یہ لڑکی پاگل ہو رہی ہے۔ آج یا کل یہ بات تشتے ازبام ہو کر رہے گی، اور اس وقت یہی لوگ جو آج میری پذیرائی میں لگے ہیں میرے جانی دشمن بن جائیں گے۔ میں کیا کروں، کیسے اسے سمجھاؤں؟ اے کس سوچ میں ڈوبے ہیں؟ اس آواز نے اسد الکبیر کو چونکا دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے حسن کھڑا تھا۔ حسن اس لڑکی کا بھائی تھا۔ اس نے اسد کو اپنی طرف دیکھتے پا کر کہا، چلیں، آپ کو ابا جان بلا رہے ہیں۔ اسد الکبیر اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں اس بڑے سے مکان پر پہنچے جہاں گاؤں کے مسئلے نمٹائے جاتے، فیصلے کیے جاتے اور علاقے کی ترقی کے بارے میں غور کیا جاتا۔ آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ آتے تھے، تمام سردار سر جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ اس وقت بھی وہاں آس پاس کے تقریباً تمام سردار موجود تھے۔ وہ سب اسد کو دیکھ کر خوش ہو اٹھے۔ انہوں نے اسے تاشی کے برابر میں جگہ دے دی۔ وہ بیٹھا ہی تھا کہ تاشی نے کہا، اسد الکبیر صاحب، ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ اس فتح کی خوشیاں سمیٹ سکیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، اسد نے جواب دیا، ہم نے قبائلی رقص کا اہتمام کیا ہے۔ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں؟ ضرور، اس نے کہا۔ سرداران قبلہ کی اجازت ملتے ہی وہ بولا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی الگ پہچان ہے۔ ہر غم و خوشی میں ہم صرف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اور رقص و سرور یہ کام اہل شرک کا ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں۔ تمام سرداروں کے سر جھک گئے، ایسی خاموشی چھا گئی کہ سانسوں کی آواز بھی صاف سنی جا رہی تھی۔ تب تاشی نے بلند آواز میں کہا، واقعی ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، ہم نے سجدہ شکر ادا کرنے کی بجائے رقص و سرور کی محفل سجانی چاہی تھی۔ کل ہم سب مل کر، تمام گاؤں کے لوگ یہاں اکٹھا ہو کر اجتماعی طور پر نماز شکرانہ پڑھیں گے۔ سب مل کر اس خدائے بزرگ و برتر کا شکر ادا کریں گے جس نے ہماری شکست کو فتح میں بدل دیا۔ وہاں بیٹھے کئی سرداروں کے منہ بن گئے تو کئی چہرے کھل اٹھے۔ کچھ دیر تک صلاح و مشورہ کرنے کے بعد تاشی نے اعلان کیا کہ کل عید گاہ میں نماز شکرانہ ادا کی جائے گی۔ اعلان کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ محفل برخاست کی جاتی ہے۔ دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اسد الکبیر بھی اٹھ گیا اور اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک بڑے سے پیڑ کے نیچے پہنچ کر اسے ٹھوکر لگی، وہ لڑکھڑا کر گرا۔ پروفیسر عثمان نے حیرت بھری نظروں سے دیکھا، وہ اوندے منہ اس مخصوص پیڑ کے نیچے پڑے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے دائیں بائیں پھر دیکھا، شاید وہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس اتنے چھوٹے سے بچے کو اس طرح حفظ ما تقدم کے اصول کو مد نظر رکھ کر قدم اٹھاتے دیکھ کر غلام رسول حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ اس وقت چھت پر کھڑا تھا۔
जिस तरह प्रोफेसर उस्मान ने खुद को जनीन के लिए वक्फ कर रखा था, उस नन्हे जर्रे में मख्फी जादू नगरी के एक एक राज को जान लेने में कोशा रहता था। इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब ठहरा था। उसने नया जहान दरियाफ्त कर लिया था। इसी तरह गुलाम रसूल पुराने जहान में नया रास्ता ढूंढ रहा था। उसे सितारों से दिलचस्पी थी। वो इल्मे नजूम के ज़रिए मख्फी राज को जानने में कोशा था। उसका कहना था कि सितारे बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ गोश बर आवाज़ रहने की ज़रूरत है। अगर इंसान का दिमाग यकसू हो, समाते एहसास हो, तो वो इस खामोश ज़ुबान को बाआसानी समझ सकता है, क्योंकि कायनात का निज़ाम खुद एक जादू नगरी है। उसे समझने के लिए सदियों की ज़रूरत है, या फिर उसे कुरान पाक की ज़ुबान से समझा जाए। वह निज़ाम अफलाक को कुरान पाक की रहनुमाई में समझने की कोशिश कर रहा था। सुबह ही सुबह उससे कैथी की बहस हो चुकी थी। कैथी ने कहा था कि ये सितारे कुछ नहीं कहते, लोग सिर्फ अंदाजे लगा लेते हैं, 10 बातें बताते हैं जिनमें 1 या 2 इत्तफाकी तौर पर सही हो जाती हैं। उसकी बात पर जलकर गुलाम रसूल ने कहा था, जो तुम खुलिये पर रिसर्च कर रही हो ना, ये भी सितारों के मोहताज हैं। इसमें जितने सितारे हैं, उन सब का असर खुलिये पर पड़ता है और तब ये खुलिया अपनी राहें मुतय्यन करता है। हाँ, DNA में फीड तमाम बातें तो सितारे लगते हैं, कैथी ने तंज किया था। बेवकूफ़ लड़की, DNA में फीड की कई बातें इसी तरह हैं जैसे ज़मीन और उस पर बना 1-2 मंजिला मकान। लेकिन मकान में कितने कमरे होंगे, ये इंसान की अपनी कोशिश होती है। इंसान अगर चाहे तो तमाम कमरे डेकोरेट कर ले या उन्हें खाली छोड़ दे। यानी ज़ैली काम इंसान की आदत व अतवार और मजाज पर मुनहसर है, और मजाज की राहें मुतय्यन करती हैं सितारों की शुआएं। जिस इंसान पर सितारा ज़हल यानी सिटर्न की शुआएं पड़ती हैं, उसके दिलो दिमाग पर कनूतियत छा जाती है, क्योंकि ज़हल के 8 चांद हैं और 8 का ज़ाविया एक है, जो सीधे हराम मग़ज़ की एक ख़ास शरियान को मुतासर करता है, जिसकी वजह से तबीयत में ठहराव आ जाता है। ज़हल की शुआएं इंसान पर उस वक़्त असर डालती हैं जब इंसान काले लिबास में हो। इन शुआओं को कच्चा लोहा भी खींचता है। इसलिए कुछ लोग ज़हल को राग़ब करने के लिए घोड़े की नाल पहनते हैं। औरतों के जज्बात बरोक्ता ना हों, इसलिए उन्हें काले बुरके में रहने की तरगीब दी गई, क्योंकि औरतों के जज्बात बरोक्ता हो जाएं तो ज़्यादा खराबी है। दुनिया में बुराई हद से ज़्यादा फैल सकती है, जैसा कि तुम्हारे मुल्क में है। गुलाम रसूल ने आखिर में दिल के फफोले भी फफोड़ लिए। हाँ, हम लोग गुनाह में डूबे हैं, इसलिए कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं। गया वक़्त फिर हाथ नहीं आता, कैथी ने गुस्सीले लहजे में कहा। किसने कहा कि ज़िंदगी एक बार मिलती है? ज़िंदगी एक नहीं, 2 बार बल्कि 3 बार मिलती है। ये हम नहीं, हमारा मज़हब कहता है, और हमारा मज़हब कभी गलत नहीं कहता। कभी सोचा है हमारे मज़हब में 5 वक़्त की नमाज़ें क्यों फ़र्ज़ की गईं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने नबी रसूल मबूस हुए, उनकी उम्मत पर हर इबादत इतनी सख्ती से फ़र्ज़ क्यों नहीं की गई? वो मज़हबी सच्चे थे। पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर, फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वगैरह की उम्मतों में से कुछ को रकू तो किसी को सजूद, किसी को किरात का हुक्म मिला। ऐसा सिर्फ इसलिए कि इस ज़माने में ज़मीन की गर्दिश और थी, माहौल की आलूदगी इतनी ना थी, इंसानी निज़ाम जिस्म में खराबी के इतने ज़्यादा अमकानात ना थे। मगर अब हालात बदल चुके हैं। आलूदगी का इफ़रत हर जानब से मुँह खोले इब्ने आदमो बिन्तो हवा के निगलने के लिए बढ़ रहा है। वो ख़तरनाक इफ़रत पानी से सर उभार रहा है, हवा में मुँह फाड़ रहा है, ग़िज़ा में डकरा रहा है। गुलाम रसूल गोया तकरीर के मूड में आ चुका था। वो कुल्ली तौर पर कैथी को कैल करने के लिए कमर कस चुका था। उसे रुकते देखकर कैथी ने कहा, तो तुम्हारी बात ख़त्म हुई, मैं कमरे में जाऊं? नहीं, अभी असल बात तो बताई नहीं, ये तो ट्रेलर था,
गुलाम रसूल ने हंसकर कहा, तो क्या मैं पेन किलर ले आऊं? हर कंद जहन स्टूडेंट लेक्चर से घबराता है। अब समझ में आया कि तुम्हारा तजर्बा अब तक तकमील तक क्यों नहीं पहुंच रहा। तंज नहीं, जो कहना है कहो, लेकिन याद रखो मैं मतवज्जा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे लेक्चर्स दिमाग में भूचाल उठा देते हैं। तुम ऐसे ऐसे नुक्ते उठाते हो कि दिमाग की चूलें भी लर्ज कर रह जाती हैं। भाई मैं तो चोट पर चोट मारने का कायल हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि कोई ना कोई बात तो दिल पर असर करेगी। यकीनन ये नज़रिया सही है। अब बताओ क्या बताना चाह रहे थे? कैथी ने कहा, मैं बता रहा था कि आज से 4000 साल पहले ज़मीन की आबो हवा कुछ और थी, माहौल में इतनी आलूदगी ना थी। हाँ हाँ, कैथी ने इस बात में सर हिलाकर कहा, कभी गौर किया है कि सूती तौर पर उन दवाओं के मैनी क्या हैं, साइकिलों के मैनी क्या हैं? घूमता हुआ कैथी ने जवाब दिया। और माइसिन का क्या मतलब हुआ? मेरा गुनाह, मेरे अखलाकी खता, कैथी जल्दी से बोली। यानी कड़वी सी कसीली दवाएं हमारे ही गुनाहों की सज़ा हैं। हाँ 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 भाई, खूब कहा, क्या नुक्ता निकाला है? कैथी ने हंस कर कहा, मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूंगी। अब जाऊं? कैथी ने कहा, हाँ जा सकती हो, मगर जहन में कोई बात तशन्ना है तो पूछ सकती हो। गुलाम रसूल की बात पर कैथी अल्लाह माफ़ी की गर्दान करती हुई भाग उठी। उसके अंदाज का गुलाम रसूल ने खूब लुत्फ़ लिया था। वो छत पर खड़ा दूरबीन से सितारे को देख रहा था, मगर जहन के स्क्रीन पर कैथी रक्सा थी और उसने इधर से नज़रें हटाकर सड़क को देखा था कि वो बच्चा नज़र आ गया, यानी अली मदद शाह। अली मदद शाह बड़े ही पुरइसरार अंदाज में आगे बढ़ रहा था। गुलाम रसूल जो इस वक्त सितारों की चाल देखने के लिए छत पर आया था, वो अपनी जान से भी प्यारी दूरबीन से सितारों की चाल देख देख कर डिजिटल मेमोरी बुक में नोट करता जा रहा था। हवेली की सड़क पर साई को बढ़ते देखकर चौंका था और उसने दूरबीन का रुख उधर कर लिया। वो ताकतवर दूरबीन जो सितारों के मुताले में काम आती थी, उसमें चंद 100 गज का नज़ारा आंखों के बहुत करीब लग रहा था। इसलिए गुलाम रसूल ने बच्चे को पहचान लिया। उसने ये भी देख लिया था कि बच्चे के हाथ में तैगा है, ऐसा चाकू जो ज़माना कदीम में सिपाही अपने साथ रखते थे, जिसका अगला हिस्सा गोल होते हुए भी चौड़ा हुआ करता था, वज़न भी ज़्यादा होता। उसे आम तौर पर सिपाही फेंक कर मारते थे। वो ऐसा चाकू लेकर हवेली की तरफ क्यों आ रहा है, ये बात गुलाम रसूल की समझ से बाहर थी। उसने दूरबीन का फोकस लड़के के चेहरे पर किया तो गोया उछल पड़ा, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी, जहन को चकरा देने वाली। लड़के के चेहरे पर तनाव था, अज़लात उभरे हुए थे, ऐसे जैसे उसने जबड़ा भींच के रखा हो। गाल की हड्डी भी उभर आई थी। लेकिन ये बात हैरत की ना थी। हैरत की बात तो ये थी कि उसने आंखें बंद कर रखी थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो नींद में चल रहा हो। गुलाम रसूल उसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसने गोया दूरबीन के व्यू फाइंडर से आंखें चिपका दी। वो यकटिक लड़के को देखे जा रहा था। लड़का तेज़ तेज़ कदमों से हवेली की तरफ बढ़ता आ रहा था। उधर चौकीदार हर जानब से बेखबर गेट पर बने कैबिन में बैठा था। लड़का गेट पर पहुंचा, फिर यकायक बाएं जानब मुड़ गया। वो दीवार के साथ साथ आगे बढ़ने लगा। शायद वो बंद दरवाजे को खुलवाना नहीं चाहता था। कुछ दूर जाने के बाद वो रुक गया। उसने चेहरा घुमाकर बंद आंखों से इधर उधर देखा, फिर उछाल भरी हैरत अंगेज तौर पर वो मेंढक की तरह उछला था। एक ही छाल में वो दीवार के ऊपर चढ़ गया। कुछ लम्हे तक वो वहीं बैठा रहा, फिर अंदर लान में कूद गया। उसके कूदने से धमक पैदा हुई। धमक सुनते ही चौकीदार चौंक गया और फुर्ती से बाहर निकल आया। उसका रुख उधर ही था जिधर वो लड़का कूदा था। गुलाम रसूल खौफजदा हो गया। चौकीदार के हाथ में बंदूक थी और उस बच्चे के हाथ में चाकू। दोनों का टकराव होता तो एक का मरना यकीनी था। गुलाम रसूल ने दूरबीन को सामने से हटाया और पूरी कुव्वत से सीढ़ियों की तरफ भागा। वो किसी छलावे की तरह दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा था। फिर उसने बिस्तर के सरहाने को उठाकर नीचे रखा पिस्तौल निकाला। वो पिस्तौल लेकर बाहर की तरफ दौड़ा था। उसे अंदाज़ा था कि अली मदद शाह किस जगह छुपा होगा। वो उधर ही दौड़ा था।
चौकीदार भी उधर ही आ रहा था। तभी गुलाम रसूल ने चीख कर कहा था, अली मदद, मैंने तुम्हें देख लिया है, झाड़ियों में से निकल आओ। अभी उसने इतना ही कहा था कि बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसका दाहिना पैर एक गड्ढे में आ गया था, इसलिए वो लड़खड़ाया, यानी लड़खड़ाहट उसकी जिंदगी की जामन बन गई। उसे ऐसे लगा था जैसे कोई परिंदा फड़फड़ाता हुआ उसके कान के करीब से गुजर गया हो। साथ ही साथ बरामदे में किसी लोहे की वजनी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही चौकीदार ने हवाई फायर किया था। साथ ही वो चीखा था, ये कौन है? बंदूक की आवाज के साथ हर तरफ हलचल मच गई। अंदर के दोनों नौकर बाहर निकल आए थे। उन दोनों के हाथ में भी असला था। क्या हुआ साहब जी? अख्तर अली बावर्ची ने पूछा। उसने हाथों में बंदूक तो पकड़ रखी थी, मगर इतनी दूर से भी गुलाम रसूल ने ताड़ लिया कि उसके हाथों में राशा आ गया है। वो बुरी तरह से कांप रहा है। कुछ नहीं, तुम लोग अंदर जाओ, ये कहकर गुलाम रसूल उस झाड़ी की तरफ बढ़ा जहां उसे शुबा था कि अली मदद शाह छुपा होगा। अब उसे किसी बात का भी खौफ नहीं था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि उस बच्चे के हाथ में जो तैगा था उसे उसने फेंक मारा और अब वो खाली हाथ होगा। गुलाम रसूल बच्चे की तलाश में उस झाड़ी के पीछे पहुंच गया। वहां का मंजर देखकर वो चौंक उठा। अली मदद शाह का बेसुध वजूद कटेली झाड़ियों के दरमियान पड़ा था। गुलाम रसूल ने उसके कंधे को हिलाकर आवाज़ दी, मगर वो कसमसा कर रह गया। इतनी देर में चौकीदार करीब आ चुका था। गुलाम रसूल ने उससे कहा, खान साहब, इसे उठाकर अंदर ले चलिए। चौकीदार ने उसे गोद में उठा लिया, फिर बोला, साहब जी, वो चोर कहाँ गया? वो तो भाग गया। ये कहकर गुलाम रसूल बरामदे में आ गया। फिर उसने चौकीदार से पूछा, कुत्ते क्यों नहीं खोले? बड़े साहब बाहर है, उस वजह से। ये कहकर वो लड़के को उठाकर कमरे में लाया। उसे बिस्तर पर लिटाने का कहकर गुलाम रसूल ने ठंडे पानी की बोतल निकाली और चुल्लू में पानी लेकर उसके मुंह पर छींटे मारे। लड़का कसमसाकर उठ गया, फिर हैरत भरी आवाज़ में बोला, मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो घर पर सो रहा था। लड़के के लहजे में तसना बिल्कुल नहीं था। वो खौफ व हैरत से कमरे का जायज़ा ले रहा था।